अगर आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी, मैंने पहले बोला कोई किसी का वोट बैंक नहीं है, कोई किसी का थ्रेट नहीं बन सकता है। आपको भी पता होगा 75 में जो है जब इमरजेंसी लगी थी तो श्रद्धेय नेताजी जेल गए थे इनके अगेंस्ट में। उसके बाद में जब भाजपा गलत करी तो भाजपा के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। फिर भी आपके ऊपर चार्जेस रहे हैं जब संपत्ति हथियाने के, आपके ऊपर चार्जेस रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के, 307 के मुकदमे रहे हैं। और यही सेम कंडीशन रहा डिप्टी सीएम के साथ में। और आप सरकार बनते हैं 12 मार्च को जो है सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि भाई ये मुकदमे वापस लिए जाए। ये भी हिस्टोरिकल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य थे कि भाई ये बैनर नीचे कर दो, ना तो नौकरी मांगने लायक रहोगे और ना ही बैनर दिखाने लायक रहोगे। वायरल हुआ था। हाँ जी, तो ये ऐसी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आता है। और उनका बयान फिर 2023 में आता है। एक जनसभा में एक बच्चा उनसे अपील करता है कि मुख्यमंत्री जी अध्यापक भर्ती परीक्षा निकाली जाए, हम लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसा पता होगा कि 2019 से कोई वैकेंसी नहीं आई है खासकर अध्यापक भर्ती परीक्षा की। और उन्हीं योगी सरकार की पुलिस आज किताबों के खिलाफ खड़ी है, किताबों को नष्ट कर रही है। एक कहावत है कि सत्ता जब तानाशाही की ओर बढ़ती है तो उसका सबसे पहला निशाना शिक्षा होती है। ये एक बड़ी विडंबना होती है कि लोग कहते नहीं हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। मैंने देखा हुआ है अपने उम्र में। I hate politics type। हाँ, I hate। भाई आपको रखना पड़ेगा, तभी तो आप सवाल पूछेंगे सरकार से। आप वोट देते हैं, आप वोट देने का अधिकार रखते हो, तो आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखना पड़ेगा और आपको सवाल पूछना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से हिंदुस्तान में महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी ही कम। लेकिन चाहे जिस सेक्टर की बात की जाए, चाहे वो राजनीतिक सेक्टर की हो, सेवा क्षेत्र की हो, विनिर्माण क्षेत्र की हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और इसमें जो सिग्निफिकेंट रीजन है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो महिलाओं के संदर्भ में तो बात करेंगे ही, और राजनीतिक अन्य विमर्शों में हमारे साथ मौजूद हैं सपा की नेशनल स्पोक्सपर्सन पूजा मिश्रा जी। पूजा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। पूजा जी 2014-15 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सीएमपी की पहली महिला अध्यक्ष रहीं और नेशनल स्पोक्सपर्सन रही हैं अक्टूबर 2023 से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि काम राजनीति का और पीएचडी केमिस्ट्री की कैसे, जिंदगी केमिस्ट्री और राजनीतिक केमिस्ट्री कैसे बैलेंस हो रही है? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार आलोक जी, और आपके जो व्यूवर्स हैं आपके चैनल के उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो एजुकेशन प्रायोरिटी है। जब मैं इतने चुनाव लड़ा था छासन का, तो छासन में आपको भी पता होगा कि नियम हुआ करता है कि आपकी बैक नहीं लगी होनी चाहिए, आप पूरी तरीके से पेपर क्लियर कर लेने चाहिए। और मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया हुआ था, बीएससी कर रही थी मैं। तो अब क्योंकि मैंने छासन अध्यक्ष का चुनाव लड़ लिया और राजनीति में आ गए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता है कि हम अपनी स्ट्रीम बदल देंगे। तो हमने कहा एजुकेशन है, ये तो चलते रहना, ये बहुत आवश्यकता भी है कि जो है जो एजुकेटेड लोग हैं वो दिखे कि नहीं आप। ये एक बड़ी विडंबना होती है कि लोग कहते नहीं हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। मैंने देखा हुआ है अपने उम्र में। हाँ, आई हेट। भाई आपको रखना पड़ेगा, तभी तो आप सवाल पूछेंगे सरकार से। आप वोट देते हैं, आप वोट देने का अधिकार रखते हो, तो आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखना पड़ेगा और आपको सवाल पूछना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एजुकेशन डिफाइन कर रहा है, हर स्ट्रीम से आने वाले, हर एजुकेशन से आने वाले, हर तबके के लोग को पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और ये जानना, पॉलिटिक्स करने का मतलब है कि अपने अधिकारों को जानना, प्रश्न करना सत्ता पक्ष से, जो कि आपका अधिकार है। अच्छा, एक ताजा मामला है, योगी आदित्यनाथ जी का इलाहाबाद आगमन हुआ है। और इलाहाबाद आगमन के बाद यहीं पे बगल में जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी चौराहा है, जहाँ पर क्या होता है कि पुरानी किताबें स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं, कम रेट पे मिल जाती हैं, कुछ पुरानी एडसेंस की किताबें। तो जो लोग किफ़ायती किताबें खरीदना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है, तो उनको सामान्य किताबें मिल जाती हैं। वहाँ किताबों के कई सारे जो दराज होते हैं उनको पुलिस ने तोड़ दिया है। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए आलोक जी, ये बड़ी विडंबना है कि हम 2025 में महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो संगम कहा जाता है प्रयागराज को, ये माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जो कहते हैं विलुप्त, कि ज्ञान आते हैं, बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि आते हैं, उनका संगम है। और यहाँ पे जो ज्ञान की जो पुस्तकें हैं उसको तोड़ दिया गया। हम लोग देखते हुए आए थे कि वो ड्रम में रखे रहते हैं। ये तो विडंबना है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और इस चीज का ऐसा नहीं कि उनके पास जानकारी नहीं होगी। ये कहना कि जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के या किसी राज्य के, उनको कोई चीज की जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न पूछते हैं लोग, और ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। और उसके साथ में एक और कृत्य हुआ है कि जो गौपालक हैं उनकी जो है, अब महाकुंभ हो रही है तो आप गाय हटा दे रहे हैं। भाई इधर गाय, एक तो आप कहते हैं कि गौ माता है, गौ की पूजा होनी चाहिए, आप गौवंशों की भी रक्षा करने के लिए बात करते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे होते हैं, और साथ में आप ये गौपालकों को देख ही नहीं रहे, आप गौ को हटा दे रहे हैं, वो परेशान है, आप उनसे मिलते भी नहीं हो। और उसकी बात दूसरी बात कर लेते हैं कि गड्ढे जो खुदे हुए, और गड्ढे खुदे हुए आलोक जी गड्ढों में लोग गिर के उनकी मृत्यु हो जा रही है। और ये बिल्कुल प्रशासन में आया हुआ है। आप देखिएगा जहाँ पे भी गड्ढे चल रहे हैं ना, काम चल रहा है, वहाँ पे आपको बहुत सारी पुलिस नहीं दिखेगी। जब आपको पुलिस दिखने लग जाए ना, खूब टाइट हो गई है, यहाँ से डाइवर्ट करे, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई है। उसके बाद में प्रशासन जो है वहाँ पे जागृत हुई है। तो मुझे लगता है कि
बेहतर होता, माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कुछ नाम उनके बदलाव वगैरह की चर्चा चल रही थी, तो उससे बेहतर होता है कि ये देख लेते कि प्रयागराज में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर गड्ढे खुले हैं तो मृत्यु कैसे हो जा रही है, गौपालक क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं, और जो शिक्षा के लिए अभी आपने बोला ना यूनिवर्सिटी रोड पे जो सस्ती किताबें मिल जाती, वो सस्ती किताबें वहाँ पे खरीदी भी जाती हैं कि जो बच्चा पढ़ाई कर लिया वो जाता है फिर वहाँ पे बेच देता है। और यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, ये एजुकेशन का हब है और उनके लिए बहुत आवश्यक चीज थी। मुझे लगता है कि बल्कि उनको ऐड करना चाहिए था दुका कि हम ऐड कर रहे हैं कि एक बुक फेयर यहाँ पे भी चलेगा, आप सेकंड हैंड किताबें बेचिए ले जाइए। अच्छा, नवंबर 2022 का एक बयान मुझे याद आता है योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवा ही योग्य नहीं, मतलब नौकरियां बहुत हैं, नौकरी बहुत है और युवा योग्य नहीं है। और उनका बयान फिर 2023 में आता है। एक जनसभा में एक बच्चा उनसे अपील करता है कि मुख्यमंत्री जी अध्यापक भर्ती परीक्षा निकाली जाए, हम लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसा आप पता होगा कि 2019 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, खासकर अध्यापक भर्ती परीक्षा की। और उन्हीं योगी सरकार की पुलिस आज किताबों के खिलाफ खड़ी है, किताबों को नष्ट कर रही है। एक कहावत है कि सत्ता जब तानाशाही की ओर बढ़ती है तो उसका सबसे पहला निशाना शिक्षा होती है। और शिक्षा को जो टूल बनाने के लिए जो सस्ती किताबें हैं जिसे आम आदमी पढ़ता है, आप जानती हैं इलाहाबाद एक सस्ता शहर है, लोग दिल्ली से भी नहीं जा पाते या नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ कम मूल्य पर किताबें, कम मूल्य पर रहना हो जाता है, सामान्य जीवन उनका गुजर जाता है। ऐसे में ये क्या छात्र पर निशाना नहीं है? इस तरह की चीजें क्या रणनीति क्या है सरकार? आलोक जी, छात्रों को तो उन्होंने प्रताड़ित कर रखा होगा। आपको जानकारी होगी कि 2022 में पीजीटी का फॉर्म भरा गया था, अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ। मतलब 2018 में सुपर टेट कराया गया, उसके बाद में सुपर टेट ही नहीं हुआ, टेट का एग्जाम हो रखा। ये कहते हैं कि अब आपका टेट जो है, हमेशा पहले क्या हुआ करता था कि टेट होता था, अगर आप साल भर में सुपर टेट हुआ, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको फिर से टेट देना पड़ेगा। अभी आपने क्या कहा कि ये छात्रों के लिए कुछ नहीं करे, क्या क्या कि टेट हम जो है हटा दे रहे हैं। तो आपका टेट जो है जब तक सुपर टेट नहीं होगा तब तक आपका जो टेट है वैलिड है। भाई, आप जिंदगी भर वैलिड करके क्या करेंगे जब आपको निकालना ही नहीं है वैकेंसी? अभी आपने शिक्षक भर्ती पेट एग्जाम होता था, हाँ, पेट का कुछ पता ही नहीं है। और शिक्षक भर्ती की आपने बात की तो आपको भी जानकारी होगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहला कार्य क्या किया हुआ था, जो 1,36,000 शिक्षा मित्र थे जिनको जो है पदोन्नति करके जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षक बनाया हुआ था, उनको पहले नीचे कर दिया। और वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हाँ, इन्हीं के जो है अभी वो सरकारी निर्णय नहीं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, पर ये सरकार बदलते ही क्यों हुई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में तो सरकारें कहती है हमारा कोई सरकार रोल नहीं, वो अलग बात होती है। मैं बस नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हाँ क्या बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं खड़ा हो सकता है। वो बिल्कुल हम मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर है तो सर्वोत्तम ही होगा। अभी मैं दूसरी बात कर लेती हूँ कि जब इनकी सरकार बनी थी तो इनके जो उस वक्त के वर्तमान शिक्षा मंत्री थे जो बेसिक शिक्षा के, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे 5 लाख वैकेंसीज खाली हैं और ये 5 सालों में 5 लाख वैकेंसीज होंगे टिल 2022। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, शिक्षक और जो है पता नहीं छात्र का अनुपात कैसे दिखाया और कहने के लिए अभी इतनी जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि यूएनओ का जो छात्र स्टूडेंट अनुपात हमारा है, हाँ, शिक्षक और छात्रों बराबर। हाँ, क्योंकि वो शिक्षा मित्रों को शिक्षक काउंट नहीं करते हैं, पर जब अनुपात काउंट करना होता है तो काउंट करते हैं। अच्छा, एक बिंदु और है, आप जैसे कह रहे हैं कि 2022 में इन्होंने पीजीटी की वैकेंसी अनाउंस की। जैसे मान लीजिए कोई छात्र 2022 से इलाहाबाद या दिल्ली या अलग अलग शहरों में रह रहा है जहाँ तैयारी की जा सकती है, तो 22 से 24 मान लीजिए 2 साल पूरा हो, 24 महीने होते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी एक छात्र का पर मंथ खर्चा 10,000 रुपये है और वो इस वैकेंसी के चक्कर में 2 साल इलाहाबाद रुका रह गया तो उसके लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके 2 साल की जो उम्र है, 2 साल की आयु है, विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, हर लाइफ, क्योंकि ये जीवन के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं जब आप युवा होते हैं, कुछ बेहतर करने के स्थिति में होते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल पक्ष नहीं है, आर्थिक पक्ष है, साइकोलॉजिकल पक्ष है, फैमिली प्रेशर है, दबाव है। और इलाहाबाद में कई सारी आत्महत्याएं भी सामने आई। देखिए, आपको पता होगा कि जब पुलिस भर्ती आई हुई थी कांस्टेबल की और इन्होंने बोला कि हालांकि महिलाओं की बात होती है तो आपको जानकारी होगी कि एक पोस्ट के अगेंस्ट में 125 एप्लीकेशन आए थे फीमेल्स के। और जब वो पेपर लीक हुआ तो कितनी आत्महत्याएं हुई, लगातार आत्महत्याएं हुई वो पेपर लीक होने की वजह से कि उनके फ्यूचर के साथ में क्या हो रहा है। और आपने सही बात कहा कि कई लोग इलाहाबाद छोड़ करके चले, बहुत लोग चले गए, पहले रूम नहीं मिलते थे इलाहाबाद। हाँ, वो लोग चले गए, उनको लग रहा है पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। अभी 69,000 की बात कर लेती हूँ मैं, 19,000 जो सीटों के साथ में धांधली हुई तो उनमें जो परेशान थे ना, अभी एक मेरा जूनियर है, मुझसे 2-3 साल बड़ा है लेकिन जूनियर है अभी, क्योंकि वो इसके चक्कर में कि अरे अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो पहले चलो पीएचडी का एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गया, अभी पीएचडी कर रहा है। तो ये सोचे कि इन्होंने ना जाने कितने लोग के गोल्डन एजेस को खत्म किया हुआ है। और एक और विडंबना है आलोक जी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है और सबसे ज्यादा एजुकेटेड बेरोजगार युवा है, जिनको कहते हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की इनमें काबिलियत नहीं है। ये तो विडंबना है कि आप जज करने चले जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पे 2018 की बात होगी,
जब यहाँ पे आए थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे और कौशाम्बी में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, तो कुछ अभ्यर्थी थे जो अपना बैनर लेकर के गए थे, उनके आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी वैकेंसी पूरी की जाए, हमारी वैकेंसी क्लियर की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य थे कि भाई ये बैनर नीचे कर दो, ना तो नौकरी मांगने लायक रहोगे और ना ही बैनर दिखाने बड़ा लायक रहोगे। वायरल हुआ था वो। हाँ जी, तो ये ऐसी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आता है। तो मुझे लगता है कि कई बार चिंता भी होती है कि पता नहीं उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर के चले जा रहे हैं। ताकि जाते हैं पड़ोसी राज्य में, कहते हैं कि नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में सब बेहतर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गड़ पे चलता चला जा रहा है। अच्छा, दो बातें इसमें और करूंगा। हरियाणा में चुनाव अभी जी संपन्न हुए, 5 तारीख को चुनाव था। योगी आदित्यनाथ हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए एक वक्तव्य देते हैं। वो कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को एक घटना हुई थी। घटना में था कि एक धक्का और दो और बाबरी को तोड़ दो। ये बयान वो तब दे रहे हैं जब ये घटना हुए जो है 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट में पेज नंबर 363 पे ये माना कि दिस इज द मोस्ट हीनस क्राइम। और सुप्रीम कोर्ट अगर उस घटना को हीनस क्राइम मान रहा था, इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, एक साधु संत का जो दृष्टिकोण होता है वो आम जनता के लिए बड़ा सहज होना चाहिए जी। वो इलाहाबाद आ रहे हैं और इलाहाबाद में हरे पर्दे लगा दिए गए हैं, दुकानों को पेंट कर दिया गया है, वो पेंट 2 दिन में छूट जाएंगे, जो रोड रात में बन रही है वो बिखर जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। किसका पैसा है? टैक्स। किसका? टैक्स का पैसा है। और तीसरी चीज जो है, कई सारे दुकानों को उठा के पुलिस लेके चली गई, पता नहीं वो वापस करेगी नहीं करेगी। इन तीनों बिंदुओं को आप जोड़ कर देखिए। पहला बिंदु, आप इस तरह के बयान जो गैर कानूनी बयान है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान है, आप हरियाणा में देते हैं। और फिर इलाहाबाद जब आते हैं तो आप डेवलपमेंट के नाम पे ग्रीन पर्दे लगाए जाते हैं। तीसरी चीज, किताबों वाली बात मैंने आपसे की ही। और चौथी चीज, दुकानों को ले जाया। इसमें टारगेट कौन है? लोअर मिडिल क्लास है, छात्र है, गरीब है। क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से ना भी देखा जाए, अगर एक ह्यूमन अप्रोच से देखा जाए, ह्यूमन अप्रोच से देखते हैं तो मैं आपसे जब से बात करूं तो उसमें ऐसे ह्यूमन अप्रोच से ही बात कर रही हूँ कि कॉमन इंसान को कैसा लग रहा होगा। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि उनका पहली बात तो खुद को संत कहते हैं। तो मैं हमेशा बचपन में एक लोकगीत उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर है, मन्ना रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार जोगी गाय है पचरा। तो मुझे जब भी मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये जो बना हुआ लोकगीत शायद उन्हीं के लिए बना हुआ था। मैंने उनको चरितार्थ होते हुए देखा इस लोकगीत को। तो जो अभी छात्रों के साथ में छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, उनको उठा करके, अभी आपको पता होगा दिव्यांग छात्र हैं, वो भी अपनी वैकेंसीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना जाने कब से उनकी वैकेंसीज 2018 में आई हुई थी, उसके बाद में उस पर आगे कुछ हुआ ही नहीं। वो कह रहे कि जो लंबित पड़ी उसको तो जो है पूरा कर दीजिए। ये तो अभी आपने कहा ना कि दुकानें उठा ले जा रहे हैं, एक डिक्टेटरशिप हम लोग कहते हैं कि चल रही है। और अब जाकर के ये चीजें मुखर होकर के निकल भी आ रही है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, ये सच्चाई है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 2017 से लेकर 2022 तक तो सब कुछ शांत था, सब कुछ शांत नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो उठा नहीं पाता था। अब अगर कानपुर में आप जो है देते हैं 12 लाख रुपए का चेक और वो चेक नहीं मिलता पैसा, तो जनता आती है विपक्ष के पास में कि आप आवाज उठाइए। तो ये जो अभी प्रयागराज में चल रहा है, जो शो करना चाहते हैं कि नहीं महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ तो 2013 में भी हुआ, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा हुआ है, और वो दुनिया का सबसे पीसफुल गैदरिंग था, सबसे ज्यादा लोगों का, और 2025 में भी होना पर प्रोपोगंडा करते चले जा रहे हैं। इनका 2024 में जो परिणाम आया है तो इससे बौखलाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनको लगता है कि अब इनको करनी है इस तरीके की राजनीति जिसमें जो है रिलीजियस पोलराइजेशन हो, रिलीजन का पोलराइजेशन तो उनका मुद्दा रहा है, लेकिन अब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये काम कर रहे हैं। 2024 का जो चुनाव परिणाम आया उसमें क्या निकल करके आया? उसमें निकल के अब देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुई, 80 सीटों में 43 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मिली। और माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी को अब ये लगने लगा कि भाई उनकी धुरी खत्म हो रही, धुरी इनको ये नहीं समझ में आ रही इनकी धुरी इसलिए खत्म हो रही कि युवा बेरोजगार है, युवा पे आपने लाठी चलाई, युवाओं को आपने कहा ये लात खाने योग्य है। आपको पता होगा 19,000 जो अभ्यर्थी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, उसको जो है इनके विधायक कहते हैं कि ये तो लात खाने योग्य है, ये तो जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के आते प्रोटेस्ट करते हैं। तब आप शांत रहे, महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ता रहा, आप शांत रहे। तो ये इस सब का परिणाम रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब लग रहा है कि नहीं, हम जो है रिलीजन का पोलिसाइज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं उनको संत नहीं कहती हूँ। संत ऐसे। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, एक बुलडोजर जस्टिस की बड़ी बात हो रही है। कोई कुछ का अपराध करता है, सो कॉल्ड क्राइम करता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ भी टिप्पणियां की और कहा कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसकी सजा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बुलडोजर से किसी के मकान को ढहाया जाने की एक अपनी विधिक लीगल प्रक्रिया या प्रोसेस होनी चाहिए। बुलडोजर जस्टिस को कैसे देखती है? देखिए, पहली बात तो बुलडोजर से जस्टिस हो नहीं सकता। हाँ, वो लोकतंत्र नहीं, बुलडोजर से खौफ बचाया जा सकता है। बुलडोजर टेरर होता है। बुलडोजर अपराधियों के लिए टेरर। बुलडोजर जस्टिस कब से होने लगा? तो उनका कहना है अपराधियों के लिए टेरर। अगर जो है आलोक जी आप अपराधी हैं तो आपके भाई ने क्या किया होगा, तो टेरर तो उसके मन में बैठ गया ना।
टेरर उसके मन में नहीं, आपने रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ करके कि आपने आलोक जी ने 10 दिनों में किससे किससे बात की हुई है, उन सबका नाम निकाला जाएगा। और अगर वो किसी समुदाय से आ रहे हैं, किसी जाति विशेष से आ रहे हैं, तो उन सबके वहां पे बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर टेरर है, ये बुलडोजर जस्टिस हो ही नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आपने जाति विशेष से क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल मुस्लिम और यादव धर्म विशेष, मतलब मुस्लिम की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, कोई तो कई अन्य अदर कास्ट के ऊपर भी बुलडोजर चला है। देखिए, अगर जो है, अगर आप मुस्लिम हैं, ये फैक्ट है, आप प्रयागराज में रहते हैं, आपको पता भी होगा। तो अगर आपने, मैंने बोला ना कि अगर 10 दिन में आपने किससे किससे बात की हुई है, वो 10 दिन में जिससे से बात की वहां कार्रवाई कर देंगे ले जाकर के। मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब कि भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार रिलीजन को लेकर बायस्ड है, कास्ट को लेकर बायस्ड है? बायस्ड है। अगर बायस्ड नहीं होती तो जो है ये मुझे कहने की क्या जरूरत है। आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ये हीनियस क्राइम था, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो खड़े होकर के हरियाणा में कहते हैं कि ये जो है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात एक और उन्होंने कहा कि वो जम्मू एंड कश्मीर गए हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर में एक मौलाना उनसे कहता है राम राम, तो गेस्चर है, उसने आपको जो है बोला राम राम। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कैसे परसीव किया, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ऐसे परसीव किया कि ये राम राम मुझे कह रहा है, इसका अर्थ है कि 370 हटा है, तो उसका खौफ है कि ये राम राम कह रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा हुआ है। आप सोचिए, कोई गेस्चर कर रहा है, अगर आपके पास में कोई आकर के दूसरे समुदाय का राम राम कहता है, अगर हम लोग जो है किसी को कह देते हैं कि भाई सलाम आपको, सलाम चाचा, हाँ, तो उसका मतलब हमारा गेस्चर है ना, कि ये तो हमारी तहजीब है कि हम आपको आपके जो है धर्म का सम्मान करते हुए आपको भारतीय संस्कृति, इसको बल्कि प्रेम के तरीके से ले सकते थे कि देखिए प्रेम सौहार्द, लेकिन आप इसको भी ले रहे हैं कि नहीं, आपका टेरर है। तो ये टेरर फैलाने का जो तरीका है उनका, मुझे लगता है कि ये ऐसे उनका इतिहास ऐसा रहा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो है, मैं राजनीतिक जो है केसेस की बात नहीं करूंगी, मैं उन केसेस की बात करूंगी जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लगते हैं चार्जेस। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पे ही नहीं, डिप्टी सीएम पे भी लगे हुए थे। हाँ, डिप्टी सीएम पे भी लगे हुए थे। और हेड स्पीच के आरोप हैं, कई सारे आरोप थे। ये नहीं, हेड स्पीच, मैंने क्या बोला कि हेड स्पीच, चलो ठीक है, आप उस टाइम में आप मठ में रह रहे हैं, तो आप हो सकता है कि अपने धर्म के लिए बहुत हेड स्पीच नहीं देना चाहिए, बेंगे संत नहीं देना चाहिए, पर फिर भी चलो वो भी हम थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए एक्सेप्टेंस लाते हैं। फिर भी आपके ऊपर चार्जेस रहे हैं संपत्ति हथियाने के, आपके ऊपर चार्जेस रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के, 307 के मुकदमे रहे हैं, और यही सेम कंडीशन रहा डिप्टी सीएम के साथ में। और आप सरकार बनते ही 12 मार्च को जो है सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि भाई ये मुकदमे वापस लिए जाए। ये भी हिस्टोरिकल है। अच्छा, एक सवाल बड़ा पूछा जाता है, सपा के लिए पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी 2 साल से एक नारा दे रही, पीडीए का नारा। पी और डी तो बहुत निश्चित है इसमें, पिछड़ा और दलित। ए क्या है? ए जो है आप कैसे परसीव करना चाहते हैं? आप कहेंगे अल्पसंख्यक, ठीक है, चलिए मैं अल्पसंख्यक के लिए लेता हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ, नहीं, हम जो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देखा होगा, तो उन्होंने बोला अगड़े, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ठीक है। अगर मैं तो अगड़े में क्या, कौन सा अगड़ा? जिसके पास बहुत पैसा हो, हाँ, वो गरीब? अब मैं उसी चीज पे आना चाह रही थी। हाँ। तो जैसे कि आपने ए को कहा ना, तो हम लोग कई बार इस पे कई डिबेट हो चुकी हुई है, इसमें कई बार लोग कहते हैं कि ए में आपका जो मन करता है वो कर दिया जाता है। तो हम कहते हैं, हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करेंगे कि ए खाते जो है 4 कर दिया जाए, A to the power 4 कर दिया जाए, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। 4 कर दिया जाए। हाँ, अगर उसको भी मैं हटा देती हूँ, मैं आप ही की बात मानती हूँ, ठीक है, मैं जो है सत्ता पक्ष की बात मानती हूँ कि ए मतलब अल्पसंख्यक है, ठीक है, ये तो मानते हैं ना, वो एग्री करते हैं ना। तो अल्पसंख्यक में तो सारे अल्पसंख्यक आ जाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है। हाँ, अल्पसंख्यक में मुस्लिम मेजोरिटी है, आप परसीव कर रहे हो ऐसे। तो अल्पसंख्यक में तो अगर आबादी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे, हाँ, तो जैन आ जाएंगे, पर्सिस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इसमें जो पिछड़े लोग हैं, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है, जो दलित, जो गरीब आबादी है, उसकी बात। मैं पिछड़े की बात करूँ, मैं पिछड़ा अगर बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि महिलाओं से पिछड़ा कोई नहीं है। वो चाहे किसी समाज की महिला हो, चाहे किसी धर्म की महिला हो। अगर भारतवर्ष की बात करते हैं हम, तो आप भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला जो है मुख्यमंत्री हुई थी, सुचिता जी, जो फ्रीडम फाइटर थी 1963 में। और अभी 2024 है, 1963 में पूरे भारत देश में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री थी, और 2024 में भी पूरे भारत देश में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है। ये विडंबना नहीं है? तो अगर जब पिछड़े की बात करते हैं, तो पिछड़ा में सब आ जाते हैं, जो जिनको एजुकेशन का अवसर नहीं मिला हुआ है, जिनको इनकम का अवसर नहीं मिला हुआ है, जिनको जो है जो लिवलीहुड होनी चाहिए वो अवसर नहीं मिला हो, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, हमारे पिछड़े में वो सारे आ जाते हैं कि पिछड़ा जो है, जो पिछड़े रह गए हैं, जिनको अवसर नहीं मिला हुआ, जिनको इक्विटी नहीं मिली हुई ना। इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी हो गई कि भाई 2 रोटी आलोक जी को दिया जाए, 2 रोटी पूजा जी को दिया जाए। पर इक्विटी क्या हो गई कि आलोक जी को 4 रोटी की भूख है, पूजा जी को 2 ही कही, तो आलोक जी को 4 दी जाए और पूजा जी को। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और कि एनसीआरबी का डेटा आया 2022 का, उसके हिसाब से ये माना गया कि उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट इनसिक्योर स्टेट फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा इनसिक्योर स्टेट है, यहाँ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। योगी आदित्यनाथ हर बयान में ये कहते हैं कि सुरक्षित उत्तर प्रदेश उन्होंने बना दिया है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा उत्पीड़न के केसेस हैं, दलितों के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट सबसे ज्यादा केसेस हैं। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं या ये रिपोर्ट?
देखिए ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की रिपोर्ट है? नहीं, बिल्कुल एनसीआरबी की रिपोर्ट है, तो आपको गृह पता मंत्रालय की नहीं, हाँ बिल्कुल नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। तो उस पे ना तो ये सवाल उठा सकते हैं, ना ही हम सवाल उठा सकते हैं। अभी जो है रिसेंट का एक सर्वे आया हुआ था, एक न्यूज चैनल्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सर्वेस करते हैं। तो आप कह रहे हैं दलित 2022 का एनसीआरबी रिपोर्ट कहता है कि दलितों के अगेंस्ट जो है क्राइम अदर स्टेट में ज्यादा था, उत्तर प्रदेश तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा था। पर ये मैं तीसरा चौथा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टॉप मोस्ट। तो अभी अभी मैंने 4 दिन पहले ही पढ़ा था न्यूज़पेपर कि उत्तर प्रदेश जो है अभी अगर देखा जाए दलित क्राइम अगेंस्ट दलित में वो सबसे आगे है। हाँ, हो सकता है कि एनसीआरबी का आंकड़ा आते वक्त जो है, तो एनसीआरबी में क्या है कि उसने एग्जैक्ट डेटा मैंने वीमेन के संदर्भ में, हाँ वीमेन के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश वीमेन के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आप बिल्कुल 1090 जो है 1090 तब शुरू हुआ था जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने 2012 में। और 2012 में हमने एग्जाम दिया, हमने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया हुआ था, तो वो बहुत एक रिवोल्यूशनरी था। तब तो ना तो राजनीति से हमें कोई मतलब था ना ही कुछ, लेकिन हमें पता चला कि 1090 अगर कोई परेशान करे तो आप 1090 को जो है कॉल करिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1090 कहाँ है, वो 1090 चौराहा बन करके रह गया हुआ है। और पहले क्या हुआ था, जिनकी सरकार नहीं थी तो उसके जो आंकड़ा था पूरा कि 2000 मतलब अगर 20 या 25 मिनट में एक महिला के साथ में महिला के अगेंस्ट क्राइम होता था। समय के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है और आप सिर्फ यही गाल बजाते हैं कि हम क्राइम पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या है ना आंकड़ा आलोक जी, कि अब ये है कि हर 15 मिनट में एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार होता है। और वो क्यों होता है, आपको भी पता होगा, बिल्किस बानो केस, उसके रेपिस्ट को जो है माला पहना करके स्वागत किया जाता है। बीएचयू की छात्रा के साथ में रेप होता है, ये रोकने खड़े जा रहे हैं, बीएचयू की छात्रा के साथ में रेप होता है। इनके विधायक है सौरभ श्रीवास्तव, वो जो पहले बात तो वो आईटी सेल के जो है वो छात्रा के साथ में कैंपस में जो है रेप करते हैं। उसके बाद में फिर जो है जाकर के मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद में जो भी हमारी जो भी व्यवस्था हो, उनको चलो जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद उनको बेल मिलती है, ठीक है, हम मानते हैं चलो कोर्ट ने बेल दी। उसके बाद में बेल मिलने के बाद में आप उसका केक काट के स्वागत करते हैं कि विधायक सौरभ श्रीवास्तव। और इस पे भाजपा कुछ कहती भी नहीं है। जो भाजपा जो है, इन्होंने बहुत सारी चीजें मीडिया में कंट्रोल कर रखी हुई है, बहुत हद तक कंट्रोल कर रखी हुई है कि जो चीजें नहीं चाहते बाहर निकल के आना वो नहीं आती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लखनऊ जैसे मतलब कैपिटल सिटी में दिन दहाड़े महिला के साथ में दुर्व्यवहार होता है और माननीय मुख्यमंत्री सदन में 2 नाम लेते हैं, एक यादव का एक मुस्लिम का, और क्या कहते हैं कि ये किनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। और आपको पता होगा आलोक जी कि ये 2 लोग थे भी नहीं वहां पे। जांच में सामने आता है कि जो 2 नाम लिए अब मुख्यमंत्री है। भाई आपको इतनी क्या पड़ी हुई है कि आप जो है किसी विपक्ष को कहने के लिए, हम तो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें कोई कमी रही, हमें जनता ने नकारा, हम अपनी कमियों को सुधार रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, पर आपको इतनी क्या पड़ी हुई है कि आप 2 गलत नाम ले लेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे बस इसलिए क्योंकि वो किसी मुस्लिम धर्म से आ रहे हैं। और जो है अच्छा, अयोध्या वाला मामला भी कुछ ऐसा था, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है। हाँ, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई। अब बहस नहीं हो रही होगी ना, जबकि न्यूज चैनल वाले जिस तरीके से मीडिया में भी इसको बहुत प्रचारित किया गया। हाँ, इसको प्रचारित किया गया। और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था कि मतलब डीएनए जांच होनी चाहिए, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। देखिए, क्योंकि पोस्को एक्ट में जो आर्टिकल 53 है वो कहता है कि 3 कंडीशंस में आप, हालांकि पोस्को एक्ट में माना जाता है कि जो है विक्टिम का बयान ही सर्वोपरि है, पर स्टिल अगर 3 कंडीशंस है जहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है डीएनए के लिए, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट हो गया तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फादर, और अगर जो है अक्यूज है वो कहता है कि नहीं वो नहीं क्राइम किया है, उसने नहीं किया हुआ, तो जस्ट टू आइडेंटिफाई, अगर बहुत सारे लोग हैं तो अक्यूज कौन है, कल्प्रिट कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 मतलब कंडीशंस हैं। जो 3 कंडीशंस में ये डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए टेस्ट की डिमांड जो है, आपको पता होगा कि अक्यूज की बेटी 15 साल की है एंड शी वाज क्राइंग वेरी बैडली, शी नीड टू नो कि उसके पापा कल्प्रिट है कि नहीं है। उसके भी तो राइट है, उसकी पत्नी का भी तो अधिकार है ना। हमारे तो संविधान की ये खूबसूरती है कि आलोक जी जितना वो अधिकार विक्टिम को देती है ना, उतना ही कल्प्रिट को भी देती है कि आप भी अपना एक्यूज्ड को भी कि आप भी अपना पक्ष रखिए जब तक आप कल्प्रिट साबित नहीं होते हैं। तो वहां पे जब डीएनए टेस्ट की बात की गई, क्योंकि उनके परिवार वाले चाहते थे, बेटी उनकी स्कूल नहीं जा पा रही थी एक्यूज्ड की, तो कहते भाई मेरी गलती क्या है कि मेरे को बोलते हैं बलात्कारी की बेटी, मुझे पता तो चले कि मेरा पिता बलात्कार किया हुआ, तो मैं कम से कम उस चीज को एक्सेप्ट भी करूं, तो उसका भी अधिकार बनता था, उसके मानसिकता भी बनती थी। खैर डीएनए रिपोर्ट तो खैर इसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई और नेगेटिव आया। एक्यूज जो कह रहा है वो बात, उसकी कई भी बात ज्यादा सही निकल के आ रही है कंपेयर टू जो है प्रशासक ने जो है लगाया कि हाँ ये कहानियां बनाई, और लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि उसकी जगह पे कन्नौज की चर्चा हो रही थी क्योंकि कन्नौज में डीएनए टेस्ट मैच किया है। और आपको पता होगा कन्नौज में भी कहा जा रहा था कि ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखता है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो तो आपको पता होगा कन्नौज के थाने में जा करके वर्तमान भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष 5 घंटे बैठे रहे उसकी पैरवी करने के लिए। ताल्लुकात वो हमसे रखता है और जिलाध्यक्ष जाके आपके बैठ रहे हैं उसकी पैरवी करने के लिए। तो ये जो पार्शियलिटी है ना, हम तो कहते हैं कि आप सत्ता में हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है,
अगर पूजा मिश्रा क्राइम करती हैं तो आप पूजा मिश्रा पर कार्रवाई करिए। अगर जो है कोई यादव कर, कोई कुछ भी कर, कोई भी क्राइम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। फिल्टर आउट ना करिए कि ये होंगे तो हम नहीं बोलेंगे, वो होंगे तो हम बोलेंगे, ये मत करिए। आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि विपक्ष कहने लग जाता है, आप हमारे कहने से सरकार चला, हम तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। हम कहते हैं वैकेंसी निकालिए, आप नहीं सुन रहे हो। हम आपसे कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अपराध बढ़ा हुआ उसको कम करिए, आप नहीं सुन रहे हो। हम आपसे कहते हैं गड्ढे मुक्त करिए, आप गड्ढे युक्त कर दे रहे हो, नहीं सुन रहे हो। आपको बस ये लगता है कि जहाँ पे आप गलत कर प्रश्न पूछ, नहीं, विपक्ष ये कह रहा है। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो की थी। एक सवाल और है जी, राहुल गांधी पर आपका लोगों का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को कैसे लेती है उत्तर प्रदेश में? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के खुद भविष्य में थ्रेट बन सकते हैं, उनके वोट बैंक को हाईजैक कर सकते हैं, खासकर भाजपा इस बात को कहते हैं। तो कैसे देखती है? मैं हमेशा ये इस बात को डिनाई करती हूँ आलोक जी कि कोई किसी का वोट बैंक नहीं होता है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से ये बन गया कि ये इनके वोट बैंक है। अगर ऐसा हो रहा होता 2014 में जो है भाजपा की सरकार नहीं बनती। आप मानते हैं कि अगर वोट बैंक ही रहे होते तो आपको लगता है कि 2014 में इतना बड़ा बहुमत मिलता भाजपा को, तो अपने वोट बैंक चले जाते ना कि वो कैप्चर करते। और अगर वोट बैंक ही रहे होते तो 2024 में समाजवादी पार्टी को ये जो 37 सीटें मिली हुई हैं, इतिहास में इतनी मिली हुई हैं। इससे पहले हाँ, जब श्रद्धेय नेता जी थे तब जाकर 35 सीटें मिलती है, अब 37 सीटें मिली हुई है। और देखा जाए अलायंस में तो हमें 43 सीटें मिली हुई है। तो ये कहाँ वोट बैंक है? राहुल गांधी पर क्या सोचती हैं आप? राहुल गांधी जी अच्छे नेता, देखिए अच्छे नेता पप्पू कहते थे, लंबे समय से क्रिटिसाइज करते थे। आप ऐसे समझिएगा कि जिनका पप्पू का इमेज बना रहे थे, जब आप थाली ताली बजवा रहे थे, एट दैट टाइम ही वाज सेइंग दैट बी रेडी फॉर द सुनामी। आप थाली ताली मत बजवाइए, आप सुनामी के लिए रेडी रहिए। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस है जो है आप तैयार रहिए सुनामी के लिए, और आप नहीं तैयार हुए। आपने जितने ऑक्सीजन, आप आरटीआई की जानकारी है, जितने ऑक्सीजन आपने विदेश में भेजे उससे कम ऑक्सीजन की जरूरत थी यहाँ भारत में। अगर आप ना भेजते विदेश में तो भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और आपको पता हो कि मैं यही रहती हूँ भाई, संगम के किनारे ही घर है, तो हमने देखा हुआ है। आपकी वो नजारा नहीं बोल सकते जब आपने लाशें देखी हुई। कई विदेशी एजेंसी ने ये भी कहा कि सरकार जितना आंकड़ा प्रदर्शित कर रही है उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा आंकड़े हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2-3 गुना, कई गुना, मल्टीपल टाइम्स जो है वो वैसे रहे कि वो ऐसे कपड़े लग रहे थे, कपड़े बिल्कुल फैले हुए हैं ना, तो सारी लाशें फैली हुई हैं। आप गिन नहीं सकते थे कि वो कितनी जल रही है। उतनी जो है माँ गंगा का एहसान कहिए कि माँ गंगा ने सबको, सारे पुत्रों को अपने समेट लिया। और मुझे लगता है कि माँ गंगा ही जो है इनको इस तरीके का हर्जाना दे रही है। 2024 का जो परिणाम आया हुआ है। तो अगर आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी, मैंने पहले बोला कोई किसी का वोट बैंक नहीं है, कोई किसी का थ्रेट नहीं बन सकता है। आपको भी पता होगा 75 में जो है जब इमरजेंसी लगी थी तो श्रद्धेय नेताजी जेल गए थे इनके अगेंस्ट में। उसके बाद में जब भाजपा गलत करी तो भाजपा के अगेंस्ट में खड़े होते हैं और गठबंधन मुद्दों को लेकर के होता है। अगर देश हित में मुद्दे रहेंगे तो गठबंधन रहेगा। देश हित के ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, क्या गठबंधन में लड़ेंगे आप लोग? हाँ, आज की तारीख में तो गठबंधन में लड़ रहे हैं चुनाव। लोग कह रहे हैं बात बन नहीं पा रही है। देखिए जैसे ये अजम्पशन है ना, ये अजम्पशन उतना ही सच है जितना ये सच है कि उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो गया हुआ है। अच्छा, हरियाणा में बात क्यों नहीं बनी? हरियाणा में आपको एक भी सीट नहीं मिली? जी, ये तो शेष नेता तो जानेंगे। हालांकि हमें लगता था कि 2 सीटों पे हमारा अधिकार बनता था, क्योंकि हमारी 2 विधानसभाओं में जो है वहाँ पे विधायक रहे हैं। 2009 में रहे हैं, 2004 में रहे हैं और 2 अलग अलग विधानसभाओं में रहे हैं। तो हमें लग रहा था कि हो सकता है कि जो है वहाँ पे चुनाव लड़े, पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि नहीं, वहाँ पे हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा समझौते कर रहे हैं। एक तबका ये भी कहता है कि अखिलेश यादव समझौता नहीं कर रहे हैं, बल्कि समावेशी राजनीति करके बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में राजनीति कर रहे हैं। क्या आप दोनों में क्या मानती हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समझौते तो नहीं कहे जा सकते। हाँ, ये कहे जाते हैं कि अगर हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो एक होता नहीं है कि अगर उसमें एक और हाथ आ रहा है तो हमें क्या परेशानी है। अगर वो हमारे साथ खड़े होकर के जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ में जनता के हित के लिए लड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है लैंड और देनी पड़ेगी, तो हमें लगता है अगर जनता का भला हो रहा है तो ठीक है भाई, आप ले जाओ थोड़ी सी और लैंड, हमें परेशानी नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश की जनता का भला होगा हमें परेशानी नहीं है। आपको 2 सीटें चाहिए, आप 2 सीटों का अधिकारी, आप 3 मांग रहे हैं, ठीक है, ले जाइए। हमारा संगठन मजबूत है, हम मेहनत करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और बिल्कुल आपके पास रहे। आप देखिए, जयंत चौधरी जी को भी जो है जब यहाँ पे थे तो 7 सीटें थी और अब उसके बाद वो 2 सीटों पे लड़े, आधे मंत्री भी हैं। और अभी जो है उनको लड़ना चाहिए था हरियाणा में, लड़ रहे हैं जम्मू में। तो ये अच्छा, एक सवाल और है, आगे आने वाले 3-4 महीनों में कई स्टेट के चुनाव हैं, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव हो ही गया, जम्मू कश्मीर का हो ही गया, झारखंड का चुनाव, नई दिल्ली के चुनाव 2025 में होने जा रहे हैं, 2025 में बिहार के चुनाव भी होने जा रहे हैं। इन राज्यों में क्या देखती हैं, कहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनेगी? देखिए, आपको जानकारी होगी बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स चालू हो गई हुई है। अभी जो है इनकी मीटिंग थी नीतीश जी की कल या कल ही शायद,
तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये बताइए? कल जो है नीतीश जी की मीटिंग थी और उसमें हो रहा है कि भारत रत्न दिया जाए, उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। और मानना पड़ेगा कि भाजपा वाले ने प्रेशर पॉलिटिक्स लेते, उन्होंने भारत रत्न, आपको भी पता होगा कि भारत रत्न एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ऐसी परंपरा रही, ऐसी परंपरा संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। परंपरा रही परंपरा है। रही। तो हम लोग कहते हैं ना परंपरा की पालन करिएगा, तो 5 लोगों को दी गई। आपको पता है जिन लोगों को भी मिला भारत रत्न, और उसके 2 साल पहले किसी को नहीं दिया गया, 2 साल ये भी रहा। हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं, भारत रत्न जिनको भी दिया गया वो सब बिल्कुल अधिकारी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर परंपराओं की बात की जाए तो संसद में और भारत की राजनीति की परंपरा का अपना इतिहास रहता है, उसका सम्मान लोग करते हैं। सम्मान करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं वोट बैंक के लिए ऐसा किया गया। मुझे लगता है कि जो है महाराष्ट्र में हम नहीं बना रहे। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस की सरकार, महाराष्ट्र में जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें दी जा रही हैं। हमारा 2 विधायक है वहाँ पे, बिल्कुल हमारा वहाँ पे संगठन बहुत मजबूत है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमारे वहाँ पे ग्राउंड पे संगठन बहुत मजबूत है हमारा। महाराष्ट्र में आपको लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड में भी जो है हमें लगता है कि इंडिया। और जम्मू कश्मीर आपको दिख ही रहा है, जो रुझान आ रहे हैं आपको एग्जिट पोल दिख रहे हैं। हरियाणा में भी आपको एग्जिट पोल दिख ही रहा है। जो है हम लोग हरियाणा पे बहुत सारी स्टडीज की, तो उसमें भी पहले से पता चल रहा था कि भाजपा नहीं टिक रही है। आपने पहलवानी को जो प्रोटेस्ट रहा, आपने उसको दरकिनार किया, नजरअंदाज किया। आपने किसानों का प्रोटेस्ट नजरअंदाज किया। आपने इस बात को नजरअंदाज किया कि दिल्ली से पानी जाने वाला पूरा लगातार लगा रहता है, वहाँ पे जो दिल्ली से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है ना हरियाणा के, वो पूरे पानी से भरे रहते हैं। आपने निकासी का इंतजाम नहीं किया। आप वहाँ पे मुख्यमंत्री बदल रहे थे, बिल्कुल मुख्यमंत्री आप बदल रहे थे वहाँ पे, और आपने कि नहीं ये मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर रहे तो ये अब नवाब जी करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आपकी 10 साल सरकारी जो आप जो अगर कांग्रेस कह रही है कि 2 लाख आपको रोजगार देंगे, तो आप कह रहे नहीं हम 2.25 लाख देंगे। भाई 10 साल तो आप ही थे ना, क्यों नहीं दे दिया? अब 2.25 लाख कहाँ से दे देंगे? 2.25 लाख जो है 2.25 लाख रोजगार। तो ये सारी चीजें हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे जी, क्या लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कब तक चलेगी? क्योंकि इसने तो कमाल कर दिया लोकसभा में। ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जो है सवाल, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? तो आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है। नहीं फिर भी प्रवक्ता है, प्रवक्ताओं को तो अपनी पार्टी की जानकारी होती है कि क्या राजनीति है, कैसी रणनीति है। मैं जब तक जो है देश हित के मुद्दे हमारे सेम रहेगा, इमरजेंसी जैसी हरकत, देश हित तो बदलेगा नहीं, देश हित तो वही रहेगा। नहीं, मैं क्या कहने जा रही हूँ कि अगर इमरजेंसी जैसी जो है अगर नियम लागू किए जाएंगे, तो हम तो कांग्रेस के अगेंस्ट थे उस वक्त। तो अगर कांग्रेस की कभी अभी बिल्कुल माननीय जो है उनके खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा कर रही है। कांग्रेस जो है लगातार जो है बात कर रही है मुखर होकर के, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हों, चाहे वो नौजवानों के मुद्दे, चाहे महिलाओं के मुद्दे, वो जनहित की बात कर रही है, तो हम उनके साथ में हैं। जब जनहित की बात वो नहीं करेगी तो हम उनके साथ में नहीं रहेंगे। जनहित की बात तो हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर भाजपा ही जनहित की बात करने लग जाए, वो रोजगार देने लगे, हम तो कहते हैं कि आप हमें राजनीति करने का मौका ही मत दीजिए, आप रोजगार दे दीजिए, आप महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम खत्म कर दीजिए, हमें मौका ही मत दीजिए ना। अब क्यों मौका देते हैं? वैसे मैं पत्रकार हूँ, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है इलाहाबाद को एक खांटी नेता मिलने जा रहा है। बधाई आपको, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और कुल मिलाकर ये इंटरव्यू इस बात पर केंद्रित था कि हमने महिलाओं के मुद्दे उठाए, राजनीति के मुद्दे उठाए, समाजवादी पार्टी के मुद्दे उठाए, कांग्रेस के मुद्दे उठाए, भारत की पूरी राजनीति की बात की। और इस राजनीति के सफर में मुझे लगता है कि हमारी बातचीत दिलचस्प रही होगी और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे अगर आप सहज होंगी। और इलाहाबाद हमेशा से भारत की राजनीति का एक केंद्र रहा। भारत की आज़ादी की बात हो और आज़ादी के बाद की बात हो, हमेशा से इलाहाबाद भारत की राजनीति का केंद्र रहा है। और इस केंद्र को आगे कैसे बढ़ाना है, ये तो आप जैसे नेताओं पर निर्भर करता है और हम जैसे कुछ पत्रकारों पर भी निर्भर करता है। हमारा भी योगदान कुछ न कुछ हमने भारत को अच्छे प्रधानमंत्री दिए, अच्छे नेता दिए, इलाहाबाद ने तो पूजा जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।